स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपिड्स। लिपिड्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ एमटीकैट में भी मोस्टली तौर पे इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोग के जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, जो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं वो आप लोग की इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिपिड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है कि किस तरह लिपिड को क्लासीफाई किया, और आज ही हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अब इस डेफिनेशन के अंदर तीन टर्म्स आई हैं, उनकी हमें समझ आएगी तो इस डेफिनेशन की भी समझ आएगी कि लिपिड्स हमने क्या कहा कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। जीनियस मीन टाइप्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को पता ही होगा, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, विच इज रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अब हमें यह समझना है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स वो एसिड्स हैं कि जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एक फंक्शनल ग्रुप है COOH। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिड के जिसके अंदर ये ग्रुप मौजूद हो COOH, उसको हम नाम देंगे फैटी एसिड। और इसके साथ एक R लगा होता है। ये R से क्या मराद है? साइड चेन। ठीक है, साइड चेन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इन केस ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स में इन कार्बन्स की जो अमाउंट है वो 2 से लेकर 30 तक है। 2 to 30 कार्बन्स की जो अमाउंट है 2 से लेकर 30 तक है। ना तो फैटी एसिड में इस साइड चेन में कार्बन्स की अमाउंट 2 से कम हो सकती है, ना 30 से ज्यादा हो सकती है। इसको हम नाम देते हैं फैटी एसिड। अब ये जो COOH है ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से फैटी एसिड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इस COOH के मौजूद होने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो कह रहे हैं कि लिपिड वो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिसके अंदर ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। ये जो फैटी एसिड है इसके रिलेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मुख्तलिफ तरह के, उसको हम लिपिड का नाम देते हैं। आगे जब हम इसकी मजीद पढ़ते हैं तो हमें इसकी समझ आ जाएगी कि लिपिड है क्या। अगर डेली लाइफ में देखें तो ये जो बटर वगैरह है, उसके बाद ये जो ऑयल है, फैट है, ये सब के सब लिपिड्स हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें जो कि इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दी गई हैं, तो लिपिड जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो लिपिड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, इसकी हम सॉल्युबिलिटी देखें तो लिपिड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसा कि वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो पक्की बात है कि वाटर के अंदर लिपिड सॉल्युबल नहीं हो रहा। दूसरे जो ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और इसके अंदर जो है वो लिपिड डिसॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर कि वाटर के अंदर लिपिड डिसॉल्व क्यों नहीं होता? वाटर के अंदर लिपिड डिसॉल्व इस वजह से नहीं होता क्योंकि जो वाटर है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? पोलर है। जबकि लिपिड क्या है? ये नॉन पोलर है। मतलब कि लिपिड, जब भी कोई लिपिड बनता है ना तो वो नॉन पोलर होता है। उसकी जो पोलैरिटी होती है वो जीरो होती है, ना उसके पास कोई एसिडिक ग्रुप होता है ना कोई बेसिक ग्रुप होता है। तो इस वजह से जो लिपिड है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। देखें कि लिपिड नॉन पोलर है जबकि वाटर पोलर है, और ये रूल भी हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि लाइक डिसॉल्व इज लाइक। पोलर पोलर को करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को करेगा। तो लिपिड जो है
ये नॉन पोलर है जबकि वाटर पोलर है, तो ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, वो नॉन पोलर है। लिहाजा जो लिपिड है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वाटर पोलर है जबकि लिपिड नॉन पोलर है। ठीक है, और लाइक डिसॉल्व इज लाइक, पोलर पोलर को करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर को करेगा। ये था सॉल्युबिलिटी के वाटर के अंदर ये डिसॉल्व क्यों नहीं होता। आगे हम चलते हैं। सॉल्युबिलिटी के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो लिपिड्स हैं ये मोस्टली तौर पे आउटर मेम्ब्रेन को बनाए हुए हैं। जैसा कि फास्फोलिपिड है, तो फास्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व हो रहा है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की। उसके बाद इसकी जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक नेचर है लिपिड्स की, मतलब कि ये वाटर से दूर रहता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो ये दो वर्ड्स हैं, हाइड्रो और फोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है फियर, मतलब कि ये वाटर से जो लिपिड है ये परे हटते हैं, दूर जाते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लिपिड के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट होती है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो अमाउंट है लिपिड्स के अंदर वो देखेंगे कि कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, जिस वजह से जो लिपिड्स हैं ये हम देखेंगे आगे जाके कि फैटी एसिड जैसा कि है, तो मोस्टली तौर पे जो कंपाउंड होगा वो एक लॉन्गर चेन होगा। एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड के अंदर है ब्यूटेरिक एसिड है, पॉमेटिक एसिड है। ठीक है, तो उसके अंदर हम कार्बन्स की अमाउंट को देखेंगे कि स्टार्टिंग पे जो कार्बन और हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है, लास्ट पे जाके COOH अटैच होगा। ठीक है, ये भी हम देखते हैं, मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ कि ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 2 आए हैं, बाकी सारे के सारे CH आए हैं। तो कार्बन जो हाइड्रोजन की अमाउंट है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जिस वजह से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट ये जो लिपिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। हमारे पास फॉर एग्जांपल समझ लें कि 10 ग्राम जो है वो लिपिड है और 10 ग्राम ही हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब चाहिए तो ये कि इनको दोनों को एनर्जी सेम अमाउंट में स्टोर करना, लेकिन होता क्या है कि जो लिपिड है अगर कार्बोहाइड्रेट 5 किलो कैलोरीज एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो लिपिड जो है वो 10 किलो कैलोरीज एनर्जी स्टोर करेगा। इससे क्या पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में जो लिपिड्स हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद बहुत से जो लिपिड्स वगैरह हैं ये वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेज वगैरह का भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जैसा कि आप लोग सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, ब्राउन फैट, वो थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस जो पहला चैप्टर है उसमें थर्मो रेगुलेशन का टॉपिक है, वहाँ पर ये ब्राउन फैट का जिक्र हुआ है। तो वो क्या करता है कि वो ये जो मोस्टली तौर पे ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट कर जाते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए छुप जाते हैं, जैसा कि ये जो फ्रॉग है तो वो सर्दियों में नज़र ही नहीं आता। तो वो ऑर्गेनिज्म के जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो हाइबरनेट करते हैं, उनकी जो स्किन होती है ना उसके बिल्कुल नीचे ब्राउन फैट मौजूद होता है। उस ब्राउन फैट क्या करता है कि वो जब सर्दी ज़्यादा होती है तो उस ब्राउन फैट की वजह से जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा होता है, और जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो वो बॉडी जो है ना उसकी वो हीट प्रोड्यूस करती है और वो एक कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे देखेंगे आप कि इंसेक्ट वगैरह हैं, तो इंसेक्ट का जो विंग्स होते हैं वो विंग्स बड़े चमकदार होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, वैक्स वगैरह होती है। ठीक है, कुछ इंसेक्ट आप लोग देखेंगे कि उनके जो विंग्स होते हैं
ठीक है, उनके विंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चमक होती है, वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करती। क्यों नहीं अब्जॉर्ब करती? क्योंकि उनकी ऊपर वैक्स चढ़ी हुई होती है, और वैक्स क्या है? ये भी एक लिपर्ड है। ठीक है, उसके बाद बहुत से जो लिपर्ड्स हैं वो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट का भी काम कर रहे हैं, यही बात है। ठीक है, और उसके बाद कुछ लिपर्ड्स जो हैं वो लीव्स हैं, सीड्स हैं, यानी कि जो पौधों के पत्ते हैं, जो बीज वगैरह हैं, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाहर एक लेयर होती है क्यूटिकल की। ठीक है, वो क्यूटिकल लेयर जो है वो क्यूटन से बनी हुई होती है, और क्यूटन क्या है? ये एक लिपर्ड है। ठीक है, तो ये उसमें भी जो है वो हेल्पफुल है लिपर्ड। अब ये तो था, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, और इंट्रोडक्शन भी था कि लिपर्ड होता क्या है। अब हम आगे रहते हैं, अपना जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन की तरफ, कि लिपर्ड्स को क्लासिफिकेशन लिपर्ड की क्या है, किस तरह लिपर्ड्स को क्लासीफाई किया गया। देखिए कि जब लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं तो लिपर्ड की क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखें कि लिपर्ड जो है ना, इसको डिफरेंट वे से साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन मानी जाती है ना, वो एक साइंटिस्ट है ब्लूर, जिसने 1934 में, ब्लूर एक साइंटिस्ट है कि जिसने 1943 में डिफरेंट वे से साइंटिस्ट ने लिपर्ड्स को क्लासीफाई किया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। किसी ने पोलैरिटी की बेस पर किया, किसी ने उसके मेल्टिंग पॉइंट की बेस पर किया, किसी ने स्पेसिफिक ग्रेविटी की बेस पर किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीफरेबल क्लासिफिकेशन है वो ब्लूर साइंटिस्ट का नाम है ब्लूर, जिसने 1943 के अंदर केमिकल कंपोजिशन की बेस पर लिपर्ड्स को 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल क्लासिफिकेशन, ये आप लोगों ने याद रखनी है चीज़ें, ये आप लोग की बुक के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग को इस बात का पता होना चाहिए कि उसने किस बेस पर, जब भी किसी चीज़ को क्लासीफाई किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बेस रखी जाती है। केमिकल कंपोजिशन, जिस तरह यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन रखी गई। ठीक है, ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोगों ने उस बुक्स को, अब अगर उसमें बहुत ज़्यादा बुक्स हैं तो आप लोग ढूंढनी कोई बुक पढ़ जाए तो आप लोगों को तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे कि उसको क्लासीफाई कर देंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आप डिफरेंट बेस बना सकते हैं उसके पीछे, कि आप इस बेस पर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट क्लास की हैं, ये सेकंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। इस बेस पर भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर की हैं, ये सेकंड, वो ये केमिस्ट्री की हैं, ये फिजिक्स की हैं, ये बायो की हैं। यानी कि बुक्स की बेस पर भी कर सकते हैं, और जो ग्रेड है उसकी बेस पर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बुक्स की। तो देखें कि जिस तरह, मैं समझाने का मकसद यह है कि जिस तरह उसको बुक्स को क्लासीफाई किया गया, इसी तरह लिपर्ड्स को क्लासीफाई किया गया ब्लूर साइंटिस्ट ने 1943 के अंदर किया, केमिकल कंपोजिशन की बेस पर। मतलब कि एक जो लिपर्ड है उसके अंदर किस तरह का फैटी एसिड मौजूद है, उसके अंदर जो ग्लिसरॉल, जो उसके अंदर अल्कोहल है, वो किस तरह का मौजूद है, उसकी बेस पर, यानी कि उसको हम कह रहे हैं केमिकल कंपोजिशन के फैटी एसिड किस तरह का मौजूद है। उसके बाद उसके साथ कोई फास्फोरस ग्रुप है, कोई नाइट्रोजनस ग्रुप है, और उसके बाद कोई ग्रुप मौजूद है, तो उस ग्रुप की बेस पर फिर साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया गया लिपर्ड्स को 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहली आ जाती है सिंपल लिपर्ड्स, सबसे पहली आती है सिंपल लिपर्ड्स। सिंपल लिपर्ड्स, दूसरी आ जाती है कॉम्प्लेक्स लिपर्ड, और तीसरी आ जाती है डेराइव्ड लिपर्ड्स। अब देखें कि सिंपल लिपर्ड्स क्या हैं, कि वो लिपर्ड्स के जिसके अंदर फैटी एसिड्स और वेरियस किस्म के, जो मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल्स मौजूद हैं, उसको हम नाम देते हैं सिंपल लिपर्ड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स और अल्कोहल, इसको हम क्या नाम देंगे? फैटी एसिड और अल्कोहल को हम नाम देंगे कि जिसके अंदर सिंपल लिपर्ड्स और दोस लिपर्ड कि जिसके अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल मौजूद हो, दैट्स कॉल्ड सिंपल लिपर्ड। कॉम्प्लेक्स लिपर्ड्स वो लिपर्ड्स होते हैं
कि जिसके अंदर फैटी एसिड्स भी मौजूद हो, अल्कोहल भी मौजूद हो और उसके साथ साथ कोई और ग्रुप में मौजूद हो, जैसा कि फास्फोरिक ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम फास्फोलिपिड पढ़ेंगे आगे। उसके बाद जो है, सॉरी मैं पहले इसकी एग्जांपल बता दूं, आप लोग के सिलेबस के अंदर जो सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल है वो दो हैं। ठीक है, एक है इसाइल ग्लिसरॉल, और दूसरी है वैक्सिस। ये आप लोग के सिंपल लिपिड्स हैं। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए, उधर उन्होंने डायरेक्ट लिख दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन से लिपिड हैं, किस तरह क्लासिफिकेशन की गई। कोई ना कोई बेस होती है हर किसी क्लासिफिकेशन के पीछे। आगे जाते हैं कम्प्लेक्स लिपिड्स। अब कम्प्लेक्स लिपिड्स वो लिपिड्स हैं कि जिसके अंदर फैटी एसिड भी मौजूद है, अल्कोहल भी मौजूद है और उसके साथ साथ कोई फास्फोरस ग्रुप, कोई नाइट्रोजनस बेस और उसके साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट का कोई ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। तो उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या है, कम्प्लेक्स लिपिड, जिसके अंदर फैटी एसिड, अल्कोहल और उसके साथ साथ कोई अदर ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, वो ग्रुप नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती है, फास्फोरस ग्रुप भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप भी हो सकता है। तो इसकी जो कम्प्लेक्स लिपिड की आप लोग के सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल मौजूद है वो है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड्स। उसके बाद अगर रहता है डेराइव्ड लिपिड्स, वो लिपिड्स हैं, जब इसका नाम है डेराइव्ड मतलब कि किसी दूसरे से बने वाला है। डेराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स हैं कि जो कम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल लिपिड से बने, उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या है, डेराइव्ड लिपिड्स। कि दोस लिपिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कम्प्लेक्स लिपिड आर कॉल्ड डेराइव्ड लिपिड्स। तो इसकी जो एग्जांपल है आप लोग के बुक के अंदर मौजूद वो है टर्पिनॉइड्स। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल्स है इसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सिस, फास्फोलिपिड और टर्पिनॉइड्स, इन चारों को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन किस बेस पर की गई और कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। ये आगे क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, इसाइल ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड है कि जिसके अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल मौजूद है। अब इसाइल ग्लिसरॉल से पहले ना आप लोग को एक टर्म को समझना है, एस्टर। एस्टर क्या चीज है? एस्टर एक ऐसा कंपाउंड है कि जब अल्कोहल और फैटी एसिड का रिएक्शन होता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और जो न्यू कंपाउंड बनता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एस्टर कंपाउंड। ठीक है, जब अल्कोहल और फैटी एसिड का रिएक्शन होता है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करता है और जो न्यू कंपाउंड बनता है ना, उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एस्टर। और ये जो न्यू कंपाउंड, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, एस्टर बॉन्ड। ये अभी हम आगे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग की बुक के अंदर उसने इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, साथ जो है वो हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है? एक फैटी एसिड जिसके अंदर भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, उसको हम क्या नाम देंगे, फैटी एसिड का COOH। और ये CH3R की जगह पर आया, जो अभी मैंने इधर आप लोग को समझाया था। अब ये देखें कि इसके अंदर रिएक्शन कैसा हो रहा है। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जो है ना, यहां पर जो रिएक्शन होगा तो यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, HOH। ठीक है, अब एक साइड से OH आनी है, एक साइड से H आना है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जिस तरह अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, OH, तो यहां पर अल्कोहल से जाना है। यानी कि जब भी रिएक्शन होगा अल्कोहल और फैटी एसिड का लिपिड के अंदर, तो अल्कोहल की तरफ से ही OH जाएगी। OH अल्कोहल की तरफ से जाएगी, जबकि फैटी एसिड की तरफ से H रिलीज होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अल्कोहल से OH जाएगा और जो H है
ये कहाँ से जाएगा? फैटी एसिड से। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको थोड़ा उल्ट करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। COOH ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, ये उस तरह अल्कोहल से OH, और यहाँ पर ये फैटी एसिड है ना, तो इस फैटी एसिड से H निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल हो गया अलहदा, ठीक है। और ये जो न्यू कंपाउंड अब इसके दरमियान बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैं नीचे ही बना देता हूँ, C2H5, ये तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब आगे क्या आ गया? OOCCH3। ये जो न्यू कंपाउंड बना है, और इस न्यू कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? एस्टर, ठीक है। किससे बना है? अल्कोहल और फैटी एसिड से। ये जो न्यू कंपाउंड बना है इसको हम नाम देंगे एस्टर, और इसके दरमियान ये जो न्यू बॉन्ड बना है दैट्स कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। ये आप लोग को एस्टर समझाने के लिए मैं आप लोग को करवा रहा हूं कि एस्टर क्या है, कि जब अल्कोहल और फैटी एसिड का रिएक्शन करवाया जाए, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो, जो न्यू कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एस्टर कंपाउंड, और जो न्यू बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। अब आ जाता है इसाइल ग्लिसरॉल क्या है, ठीक है। इसाइल ग्लिसरॉल, इसको अब आप लोगों ने समझना है कि इसाइल ग्लिसरॉल क्या चीज है। इसाइल ग्लिसरॉल के अंदर 3 फैटी एसिड और 1 अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा। ये देखें कि 3 फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का आप लोगों को पता है कि फार्मूला क्या है? COOH। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, RCOOH, ठीक है। इसी तरह एक और फैटी एसिड लिख लेना आप लोगों ने। 3 फैटी एसिड्स होंगे इसके अंदर, और साथ क्या है? एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल। अल्कोहल कौन सा है? इन केस ऑफ इसाइल ग्लिसरॉल, इससे ही पता चल रहा है कि अल्कोहल कौन सी है? ग्लिसरॉल। जब भी किसी कंपाउंड के नाम के एंड पे OL आ जाए ना, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो क्या है? वो एक अल्कोहल है। तो यहां पे इसको ड्रा कर लें, CH2 CH CH2, ठीक है। यहां पर OH OH और यहां पर भी OH। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड बनाने होते हैं कार्बन की, ये यहाँ पे 2 वगैरह नहीं लगा देना। ये याद रखना है कि यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड ये हैं, चौथा हाइड्रोजन के साथ है। इसी तरह ये देखें कि सबके जो है ना वो बॉन्ड्स पूरे हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये क्या है? ये हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरी और ये तीसरी, और ये एक ही अल्कोहल का मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लिसरॉल। हमने पहले भी बताया कि हमेशा जो OH है, जब लिपिड का मॉलिक्यूल बनेगा तो हमेशा जो OH का मॉलिक्यूल है वो OH वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होने हैं, इधर एस्टर कंपाउंड बनना है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो हमेशा जो OH है वो कहां से आएगा? अल्कोहल वाली साइड से। ये देखें कि यहाँ पर अल्कोहल ये है, तो अल्कोहल का OH यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पर इसका फैटी एसिड का H, इधर भी यहाँ पर इस तरह और इस तरह। ये क्या होगा कि 3 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब ये 3 जो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकले और यहाँ पर से ये ख़त्म हो गए, ठीक है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर क्या रह गया कि यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? ये एक न्यू बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। जैसे मैंने आगे आप लोग को बनाया समझाया कि ये अल्कोहल थी हमारी और ये फैटी एसिड था, ठीक है। अल्कोहल का OH गया, यहाँ से H गया, ठीक है। ये जो न्यू कंपाउंड बना दैट कंपाउंड इज कॉल्ड इसाइल ग्लिसरॉल। इसको हम नाम देते हैं इसाइल ग्लिसरॉल का। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है ट्राइग्लिसराइड, मतलब कि 3 फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल, इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी नाम देते हैं, ट्राई इसाइल ग्लिसराइड भी कहा जाता है।
और उसके बाद एक और इसको नाम दे रहा है न्यूट्रल लिपिड्स। ये जरा आप लोगों ने समझना कि इसको न्यूट्रल लिपिड क्यों कहा जाता है। हमने सबसे पहले कहा कि जो लिपिड्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। अब देखेंगे जब लिपिड बना तो इसकी जो पोलैरिटी है, ना तो देखेंगे इसके पास कोई चार्ज नहीं है, अब ना इसके पास एसिडिक ग्रुप मौजूद है, ना कोई बेसिक ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप के मौजूद ना होने की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक न्यूट्रल लिपिड है, क्योंकि इसके पास ना कोई एसिडिक ग्रुप मौजूद है, ना कोई बेसिक ग्रुप मौजूद है, और ये इस टाइम नॉन पोलर के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसकी पोलैरिटी 0 है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है कि ये क्या है, एक न्यूट्रल लिपिड्स। कौन है, एसाइल ग्लिसरॉल। इसको हम ट्राइग्लिसराइड का नाम भी देते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का नाम भी देते हैं। उसके बाद ना आप लोग के आगे जो है वो फैटी एसिड का जिक्र है। तो फैटी एसिड का काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स में मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि फैटी एसिड्स वो है कि जिसके अंदर फैटी एसिड्स कि जिसके अंदर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इसके साथ R है। R क्या है, साइड चेन है। उस साइड चेन्स में कार्बन की अमाउंट 2 से लेकर 30 तक है, ठीक है। कार्बन की अमाउंट 2 से लेकर 30 तक है, ये जो R साइड चेन है उसकी। अब ये मोस्टली तौर पे इवन फॉर्म में है, 2, 4, 8, 10, ठीक है। और COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। अब जो फैटी एसिड्स हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे फैटी एसिड्स हैं कि जो सैचुरेटेड है, और कुछ जो है वो अनसैचुरेटेड है। अब आप लोगों ने इनको किस तरह याद रखना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है। अब ये देखें कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड है कि जिनके अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे ना, वो सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे। सैचुरेटेड भी S से और सिंगल बॉन्ड भी S से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने इस तरह याद रख लेना कि सारे के सारे क्या कौन से बॉन्ड मौजूद होंगे, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जब भी किसी फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड आ गया, वो क्या हो गया, वो अनसैचुरेटेड मौजूद हो, वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो वो अनसैचुरेटेड है, चाहे वो एक है। मोस्टली तौर पे यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो डबल बॉन्ड्स की अमाउंट है वो 1 से लेकर 6 तक होती है, ठीक है। 6 से ज़्यादा फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं हो सकता, सिर्फ 6 होंगे। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम हो सकते हैं। उसके बाद वो फैटी एसिड्स, वो फैट्स के जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सॉलिड हैं। अब ये तीसरा भी लफ्ज़ S से स्टार्ट हो रहा है, सैचुरेटेड, ठीक है, वो कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है सारे के सारे। उसके बाद ये क्या है, एट रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो सॉलिड है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली तौर पे एनिमल्स में ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो डबल बॉन्ड है, और उसके बाद ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो ऑयल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये मोस्टली तौर पे प्लांट्स का जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब ये था हमारा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। उसके बाद आगे जो है ना वो एक दिया हुआ है स्ट्रेट चेन और वो ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड। स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं कि जो कि प्लांट्स के अंदर, वो जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये आपने किस तरह याद रखना है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये तो हमारे पास हो गया ना सैचुरेटेड। तीनों को आपने S से याद रख लेना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब आगे जो दी गई है टर्म आप लोग के लिए वो ये है कि जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन जो है, स्ट्रेट चेन को किस तरह आप लोगों ने याद रखना है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, ठीक है। अब देखें कि जो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स होंगे ना, जो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स होंगे वो एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर स्ट्रेट चेन मौजूद होते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पौधे की आगे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है,
वो पौधे की जो ब्रांचेस है, जबकि एनिमल्स की तो आगे ब्रांचेस नहीं होती, एक एनिमल एक ही होता है, ठीक है, उसके आगे ब्रांचेस नहीं, उसी से नहीं रेस की होती, ठीक है ना। ये देखें कि जिस तरह एक प्लांट है तो प्लांट की इस तरह ब्रांचेस होती हैं आगे काफ़ी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि लिपर्ड जो है इस तरह याद रख सकते हैं कि जो ब्रांच्ड फैटी एसिड्स हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये इन ब्रांचेस की प्लांट्स की ब्रांचेस होती हैं। इसी तरह जो ब्रांच फैटी एसिड है वो, या रिंग्ड भी इसको हम कह सकते हैं, ये रिंग्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर मौजूद है। जबकि स्ट्रेट फैटी एसिड्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स वो एनिमल्स में होते हैं, ब्रांच चेन फैटी एसिड्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो ये सिंपल सा आप लोगों को फार्मूला बताने लगा, वो आप लोगों ने याद रख लेना कि सॉल्युबिलिटी और जो मेल्टिंग पॉइंट है ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, कि फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन एटम कितने मौजूद हैं। एक फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन के जो एटम हैं वो कितने मौजूद हैं। जो सॉल्युबिलिटी है फैटी एसिड्स की, जो सॉल्युबिलिटी है फैटी एसिड्स की, जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। समझ लें कि कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा उतनी फैटी एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज़्यादा, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कम उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम। जैसा कि आप लोग की बुक्स के अंदर जो है ना वो 4 एग्जांपल्स दी गई हुई हैं फैटी एसिड की, एसिटिक एसिड, पॉमिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ओलिक एसिड से, ठीक है। अब ये जो 4 एग्जांपल्स दी गई हैं इसमें सबसे पहले आप लोग को मैं ये भी इधर बता दूं कि आप लोगों ने ये किस तरह याद रखना है। ये हमने स्ट्रेट चेन फैटी एसिड को कर लिया, ब्रांच चेन को भी कर लिया, अब हम सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना ये आप लोगों ने समझना है। ये मैं इरेज ही कर देता हूँ। देखें कि सॉल्युबिलिटी जो है ना, सॉल्युबिलिटी फैटी एसिड्स की वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, ठीक है। अगर कार्बन एटम ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, अगर कार्बन एटम कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। जैसा कि आप लोगों ने ये 4 जो कंपाउंड्स हैं ना इनका नाम याद रखना, क्योंकि एमडी कैट में मोस्टली तौर पे इसमें से कोई ना कोई पूछ लेता है, या इधर बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं। ABPO, ए से क्या मराद है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बी से मराद ब्यूटेरिक एसिड, पी से मराद पॉमिटिक एसिड, और ओ से मराद ओलिक एसिड, ठीक है। ABPO, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन्स की अमाउंट कितनी होगी, 2। ब्यूटेरिक एसिड के अंदर 2 × 2 कितना होता है, 4, और 4 × 4 कितना होता है, 16, ठीक है। इस तरह आप लोगों को याद रख लेना, और 16 में 2 ऐड किया तो कितने हो गए, 18। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ABPO कार्बन्स की कितनी अमाउंट है, 2, इधर 2 × 2 4, 4 × 4 16, और 16 में आपने ये 2 ऐड कर लेने, 18 आ जाएगा। लेकिन ओलिक एसिड में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, और जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह इसको याद रख लेना, कार्बन्स की अमाउंट। तो इसको लिखना किस तरह, एसिटिक एसिड का ये देखेंगे C, इसके साथ H की आप लोगों ने बॉन्ड इसके पूरे कर देने हैं, और इसके साथ COOH, एंड पर COOH लगा देना है, ये देखें, ठीक है। ये क्या होगा, CH3COOH, कार्बन की अमाउंट, एक कार्बन ये 2 अमाउंट पूरी हो गई, ये एसिटिक एसिड है। इसी तरह आप लोगों ने ब्यूटेरिक एसिड के अंदर CH3 फिर CH2 फिर CH2, यानी कि जब तक ये कार्बन की अमाउंट 4 पूरी करके, ठीक है, आगे COOH लगा देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर पॉमिटिक एसिड है, तो पॉमिटिक एसिड में भी CH3 से स्टार्ट होगा, इस तरह CH2 जाके लास्ट पे COOH लगा देना है। यहाँ पर भी इसी तरह
तो ओलिक एसिड के अंदर, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, जिस वजह से ओलिक एसिड क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। और जो फैटी एसिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम उतना मेल्टिंग पॉइंट भी कम। अब देखें कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने लगा हूं कि जो ब्यूटेरिक एसिड है इसके अंदर कार्बन्स की अमाउंट 4 है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इसकी ज्यादा होगी या इसकी, सारी बात है जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो ब्यूटारिक एसिड के अंदर 4 है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका इससे कम, इसका इससे कम और इसका इससे भी कम होगा। तो ये था सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग। उसके बाद आगे रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आप लोग की बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि इसका जो है ना ब्यूटारिक एसिड का ये -8 है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जो है ना 8 डिग्री सेल्सियस, और इसका है तकरीबन 63.1 डिग्री सेल्सियस है शायद। ठीक है, तो ये देखें कि इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की अमाउंट ज़्यादा है और इसके अंदर कार्बन की अमाउंट कम है। तो ये आप लोगों ने इस तरह याद रख लेने हैं। 2 × 2 4 और 4 × 4 16, यानी कि स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 16 आ जाएगा तो इसमें 2 ऐड कर लेने। आगे रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी फैट और ऑयल्स की कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। फैट और ऑयल की जो है ना वो तकरीबन 8 है। ठीक है, फैट और ऑयल की 0.8 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट एंड ऑयल वो कितनी है, 0.8, जबकि वाटर की कितनी है, वाटर की है वो 1 है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो जो लिपिड्स होते हैं ना ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते, कुछ कंडीशंस अप्लाई करें तो फिर जो है वो लिपिड्स क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आएंगे, अदरवाइज ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते। उसके बाद ये जो एक मैं पॉइंट बताने लगा हूँ, ये MD-CAT के पॉइंट है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिपिड्स हैं ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। किस तरह कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो हैं वो लोग बड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फैटी होते हैं, मोटे ताज़े जो हैं, अब वो ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं। फैटी फूड के लेने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर फैट की अमाउंट हो जाती है ज़्यादा। तो जो मूवमेंट होती है ना, फीसिस की मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सपोज कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर जो फीसिस की मूवमेंट है यानी कि जो कचरा वगैरह है उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो पड़ जाती है। जब उस फीसिस की मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन जो बॉल्स हैं जो आती हैं उसके अंदर वो मूवमेंट स्लो पड़ जाती है, तो जो अनडाइजेस्टेड फैटी एसिड होता है ना वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोजेनिक मटेरियल के अंदर। कार्सिनोजेनिक मटेरियल क्या है कि जो कैंसर काज करता है। ठीक है, दोबारा सुने कि वो लोग जो ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं यानी कि बड़े हेल्दी होते हैं, वो ज़्यादा फैटी फूड लेने की वजह से उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो बॉल्स होती हैं, जो आंतियाँ होती हैं, उसके अंदर जो फीसिस की मूवमेंट होती है वो स्लो पड़ जाती है। फीसिस की मूवमेंट स्लो होने की वजह से जो अनडाइजेस्टेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं वो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो जो बैक्टीरिया वो कन्वर्ट कर देते हैं उस अनडाइजेस्टेड जो फैटी एसिड है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कार्सिनोजेनिक मटेरियल के अंदर। वो कार्सिनोजेनिक मटेरियल जो है वो कैंसर काज करता है। ये MD-CAT के पॉइंट है वो से एक इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, फीसिस की स्लो मूवमेंट की वजह से। अब यहाँ तक हमारा फैटी एसिड जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं वैक्सिस की तरफ। ठीक है, कि वैक्सिस क्या है। वैक्सिस जो है
ये मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स हैं। वैक्सीज क्या हैं? वैक्सीज क्या है कि लॉन्ग चेन अल्केन्स हैं, मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, फैटी एसिड्स, अल्कोहल, कीटोन्स, ठीक है ना। अब ये देखेंगे इसके अंदर जो अल्केन्स है ना वो C25 से लेकर कार्बन की अमाउंट C35 तक होगी, मोस्टली तौर पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर 25 है, आगे फिर आगे जाएगा 27, 29, 31, 33, 35, ये ऑड नंबर्स होती है, ठीक है, जिनको हम उर्दू में कहते हैं ताकदाद, ठीक है। ये ऑड्स नंबर जो है वो C35 से। अल्केन्स में, वैक्सीज में जो अल्केन मौजूद है उसके अंदर जो कार्बन है वो C25 से C35 के दरमियान होंगे। उसके बाद अल्कोहल होता है, फैटी एसिड होता है और कीटोन्स वगैरह होती हैं। तो इसका जो मिक्सचर होगा दैट्स कॉल्ड वैक्स। मैं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग के डेली लाइफ में के अंदर वैक्स भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दफ़ा देखी होगी कि आप लोग अगर मुज़ाहरा करें कुदरत का तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कि देखें कि जो एप्पल है इसके ऊपर अगर हम कोई, इस एप्पल के ऊपर अगर हम कोई पानी वगैरह फेंक दें, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि पानी जो है वो एप्पल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता। क्या होता है कि उसके बाहर से ही गिरता गिरता क्या होता है, साइड से होता होता नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो लीव्स हैं, जो पत्ते वगैरह हैं, ठीक है ना, पत्तों के ऊपर भी यही अमल होता है, ठीक है, ये अब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि नीचे गिर जाता है। क्या होता है? नीचे गिर जाता है पानी, ठीक है। उसके बाद कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी सरफेस बड़ी शाइनी होगी उनके विंग्स की, उससे भी जो वाटर है वो नीचे ड्रॉप कर जाता है, उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये जो वैक्स है इसका काम ही ये होता है कि इसने बाहर, अंदर का जो वाटर है उसको बाहर नहीं आने देना और जो बाहर है उसको अंदर नहीं जाने देना। यानी कि वाटर को इसने दोबारा उसके जो एप्पल है उसके अंदर नहीं आने देगा, बल्कि यहाँ पर ये जो वैक्स की लेयर होगी, समझ लें कि ये रेड कलर की एक वैक्स की लेयर है, ठीक है। ये जो वैक्स है ये इसको, वाटर को इसके अंदर अब्सॉर्ब नहीं होने देगा, ताकि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर वो चीज़ें कि जो पानी वगैरह में पड़ी रहें तो वो ख़राब हो जाती है। तो अल्लाह पाक ने एक बहुत हर निशानी बताई है अपनी कि देखें कि उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर चढ़ी हुई है जिस वजह से वाटर उसके अंदर अब्सॉर्ब नहीं होता, ठीक है, और फ्रूट जो है वो फ्रेश ही रहता है और वाटर जो है वो उसके ऊपर से होकर वो नीचे गिर जाता है, वाटर उसके अंदर अब्सॉर्ब नहीं होता। वैक्स का काम ये है कि इसने इसको वाटर को उसकी बॉडी स्किन के वो जो जितने भी फ्रूट्स लीव्स वगैरह उसके अंदर अब्सॉर्ब नहीं होने देना होता। उसके बाद कुछ इंसेक्ट के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर वाटर लॉस, एब्रेसिव डैमेज वगैरह का भी वैक्स काम करता है। तो यही बेसिक जो फंक्शन है वो वैक्स का यही है कि इसने वाटर को अंदर अब्सॉर्ब होने से बचाना होता है। अब ये हमारा वैक्स था कि वैक्स क्या होती है। उसके बाद आगे जो आ जाता है वो है एक, ये यहाँ तक हमारा जो सिंपल लिपिड है ना वो ख़त्म हो गया कि सिंपल लिपिड्स क्या थे। आगे रहते हैं कम्प्लेक्स लिपिड्स। और कम्प्लेक्स लिपिड के अंदर मैं आप लोग को बताया था कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर एक ही एग्जांपल मौजूद है जो कि है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स। अब हमने पहले क्या पढ़ा, इसाइल ग्लिसरॉल। तो आप लोगों ने इसाइल ग्लिसरॉल से, ये तब कि मैं इसी वजह से इसको इरेज नहीं किया कि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी कि बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहनी है। हमने करना क्या है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है। क्या करना है कि ये हमारे पास, हमने पहले कहा था कि जो कम्प्लेक्स लिपिड है ये किससे मिलकर बनते हैं। कम्प्लेक्स लिपिड फैटी एसिड, उसके बाद अल्कोहल और साथ कोई ना कोई ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। वो ग्रुप फास्फोरिक ग्रुप भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी हो सकता है, कोई नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती है। तो इनके मिलने से जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कम्प्लेक्स लिपिड। इसको बाज़ जगह पे आप लोग कॉन्जुगेट लिपिड्स भी पढ़ेंगे, बाज़ जगह पे आप लोग इसको हेट्रोलिपिड्स भी पढ़ेंगे, सिंपल को होमोलिपिड भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना।
इसका ही वो नाम है। कम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही चीज़ है, कांजुगेट एक ही चीज़ है। उसके बाद ये जो हेट्रो है, ये देखें इसमें के अंदर डिफरेंट आ रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स आ रहे हैं, इस वजह से उसको हेट्रोलिपिड्स का उसने नाम दिया गया। अभी देखेंगे 3 फैटी एसिड उसी तरह, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि इसको फैटी एसिड को ख़त्म कर देना है, एक फैटी एसिड्स को ख़त्म कर देना है। ये 3 फैटी एसिड्स हमने इस्तेमाल किए ना, एक फैटी एसिड को ख़त्म करके उसकी जगह पर क्या लगा देना है, PO4 फास्फोरस ग्रुप, PO4। अब ये देखें कि यहाँ पर ये जो है ना, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने फास्फोरस ग्रुप लगा देना है, ठीक है। अब ये जो फास्फोरस ग्रुप हमने अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है, ये फास्फोरस ग्रुप के अटैच करने की वजह से हम इसको अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक फास्फोटिडिक एसिड, फास्फोटिडिक एसिड। इसको हमने क्या नाम दिया, इस फास्फोर, पहले इसका क्या नाम था जब ये अटैच नहीं था बल्कि इसकी जगह फैटी एसिड अटैच था, तो तब हमने इसको नाम दिया था कि ये क्या है, एसाइल ग्लिसरॉल। लेकिन जब इस फैटी एसिड को एक को हटाकर यहाँ पर क्या लगा दिया, फास्फोरस ग्रुप, तो उसको हमने क्या नाम दिया कि ये क्या है, ये एक, जब हमने इसको इस तरह का नाम दिया तो हमने इसको क्या कहा, फास्फोटिडिक एसिड। और हम लोग अपनी बुक के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि फास्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटिडिक एसिड एंड फास्फोटिडिक एसिड आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड अदर फास्फोरिक ग्रुप, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो फास्फोलिपिड है वो किससे बने हैं, फास्फोटिडिक एसिड से। और फास्फोटिडिक एसिड किससे बना है, ये एक अल्कोहल हमने पहले इस्तेमाल की थी, और ये फैटी एसिड, ये फास्फोरस का ग्रुप। अब जब इसके साथ कोई नाइट्रोजनियस बेस अटैच हो जाए तो फिर जो है वो इसका क्या हो, जब इसके साथ कोई नाइट्रोजनियस बेस अटैच हो जाए, यहाँ पर इसका जो किनारा है, यहाँ पर एक नाइट्रोजनियस अगर बेस अटैच हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट नाइट्रोजन, कोलिन है, एथेनॉल अमाइन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट नाइट्रोजनियस बेसिस हैं कि जो हम देखेंगे कि इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी। H2, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 जो है वो CH3 आपने अटैच करवा दें, यानी कि CH3 NCH2 CH2, ठीक है। अब ये जो पूरा कंपाउंड बना है ना, इसको हम नाम देते हैं, लेसिथिन का नाम भी देते हैं और फास्फोटाइडाइल कोलिन का नाम भी देते हैं, फास्फोटाइडाइल कोलिन एसिड का नाम भी देते हैं इसको, फास्फोटाइडाइल कोलिन एसिड, ठीक है। फास्फोटाइडाइल कोलिन एसिड जो है ये इसके साथ अटैच हुआ है, यहां पर ये कोलिन अटैच हुई है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना, ये कोलिन है, फास्फोटाइडाइल कोलिन एसिड। अब इसको एक और नाम भी दिया जाता है लेसिथिन, इसको एक और नाम भी दिया जाता है लेसिथिन का, ठीक है। तो ये क्या बना कि जब इसके साथ फास्फोरिक ग्रुप बनाया तो वो फास्फोटिडिक एसिड बना। जब इसके साथ एक हमने कोलिन लगा दी, ये कोलिन क्या है, एक नाइट्रोजनियस बेस है, जब ये साथ लग गई तो फिर हमको इसका नाम चेंज हो गया फास्फोटाइडाइल कोलिन एसिड, जहाँ हम इसको नाम देते हैं लेसिथिन का। अब ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ना, इसका हेड होता है और टेल होती है, ठीक है। इसको अगर हम सिंपली इसका जो वो सिंबल है वो इस तरह होता है, यानी कि ये इसका फास्फोलिपिड का जो सिंबल है वो इस तरह आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये फास्फोलिपिड का सिंबल आप लोगों को मिलेगा, ये फास्फोलिपिड का एक सिंबल है, और जो इसकी एक स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनी हुई होती है। ये तो इसको सिंबल शो करने के लिए है ना, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। ये इसका हेड है, हेड जो है वो फास्फोरस वाला रीजन मौजूद होगा, ये वाला, ठीक है। और ये जो और है ना, ये लंबी लंबी चेन्स हैं और ये टेल की फॉर्म में मौजूद है। इसको हम नाम दे रहे हैं हेड का, और ये क्या है, टेल, ठीक है। टेल क्या है, ये और है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ये जो अटैच है नीचे की तरफ।
अब यहाँ पर फास्फोरिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कोलिन वगैरह जो नाइट्रोजन स्पेस है, उसके बाद ये अल्कोहल है, वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद होंगी। और ये जो है ये टेल है। अब जो इसका हेड वाला रीजन होता है ना, वो पोलर होता है। हेड वाला रीजन आप लोगों ने याद रखना है कि इसका पोलर रीजन होता है, जबकि जो टेल है वो नॉन पोलर होती है। टेल इसकी क्या होती है, नॉन पोलर, जबकि हेड इसका पोलर होता है। तो आप लोग अगर ये जो फास्फोलिपिड है ना, ये पहले भी हमने कहा कि ये प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर हम एक सेल को ड्रा करें तो सेल इस तरह होगा, तो जो है ना ये फास्फोलिपिड इस तरह होते हैं, ठीक है। ये इसकी जो टेल है ना, ये अंदर की तरफ होते हैं, और जो हेड है वो, ताकि सेल को एक स्टेबलाइज शेप भी दी जा सके। और यहाँ पर भी वाटर मौजूद होता है और यहाँ पर भी वाटर मौजूद होता है। और ये जो हेड है ये पोलर है, तो लिहाजा वाटर भी पोलर है, तो ये इसके साथ कांटेक्ट के अंदर रहते हैं, यहाँ पर भी इस तरह, ठीक है। और ये जो है वो पोर्शन नॉन पोलर है, ये जो इस तरह, यानी कि ये पूरा इस तरह फास्फोलिपिड्स की लेयर जो है वो लपेटी हुई होती है। तो ये था हमारा फास्फोलिपिड, जो कि एक कम्प्लेक्स लिपिड था, ठीक है। उसके बाद आगे जाता है लास्ट पर डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। ये डिराइव्ड लिपिड्स को आप लोगों ने समझना है कि डिराइव्ड लिपिड्स क्या है। तो हमने पहले कहा कि डिराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं कि जो डिराइव्ड किए जाते हैं सिंपल लिपिड से और कम्प्लेक्स लिपिड से, उनको हम नाम देते हैं डिराइव्ड लिपिड्स का, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड्स, ये बस लास्ट है आप लोग का। डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, टर्पिनाइड्स। आप लोग की बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो टर्पिनाइड्स। ये जो टर्पिनाइड्स है, कहते हैं कि ये लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जो बने हुए होते हैं सिंपल रिपीटिंग आइसोप्रीनाइड यूनिट से, ठीक है। यानी कि एक जो रिपीटिंग है यूनिट, बार बार रिपीट हो रहा है, पॉलीमर है, एक लॉन्ग चेन है। ये किसकी एक लॉन्ग चेन है, आइसोप्रीनाइड यूनिट की। आप लोगों ने देखा ये जो रबर है, ये जो स्टीराइड है, ये जो आप लोग जिम वगैरह करने के लिए स्टीराइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो जो टैबलेट वगैरह लोग खाते हैं मोटा होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, उसको स्टीराइड कहते हैं। वो स्टीराइड भी क्या है, कहते हैं कि वो लिपिड है। और लिपिड की कौन सी टाइप है, वो डिराइव्ड लिपिड्स है। और क्या है, टर्पिनाइड्स है। उसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है, सिंपल रिपीटिंग यूनिट, जिसको हम नाम देते हैं आइसोप्रीनाइड यूनिट, ठीक है। तो ये किससे बना हुआ था, जितने भी, यानी कि आइसोप्रीनाइड एक सिंपल रिपीटिंग यूनिट है। फॉर एग्जांपल ये एक आइसोप्रीनाइड यूनिट है, फिर ये, यानी कि इसकी आइसोप्रीनाइड यूनिट की ना एक चेन होती है, जिसको हम नाम देते हैं टर्पिनाइड्स का, जो कि रबर, स्टीराइड वगैरह बनाती हैं। तो लास्ट पे थोड़ा सा फंक्शन के बारे में उसने बताया हुआ है, तो फंक्शन में आप लोग को साथ साथ बताता गया हूँ। लास्ट पे भी बता देता हूँ कि वैक्स को जो है वो आउटर मेम्ब्रेन को वाटर को अब्जॉर्ब करने से बचाती है, ठीक है, कि वाटर किसी भी वाटर लॉस, अब्रासिव डैमेज वगैरह से बचाती है। उसके बाद जो है वो एक डिफरेंट जो है वो मेम्ब्रेन्स की, कोई भी अगर आप लोग को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक ज़रा लेंथी था, इसलिए बीच में कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी आप लोग को हुई हो तो वो आप लोग